हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का फिर से एक बार फिट ITI के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कुछ इशू के कारण आपकी क्लासेस नहीं ले पाए। तो आप सबको जैसा कि ज्ञात है कि मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2024 के लिए प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, चाहे वायरमैन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड है, के लिए हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे यह मात्र आपको 499 रुपये में है। हमारी क्लास की खास बात यह है कि आपको वीडियो क्लास और क्लास नोट्स दिए जाएंगे, साथ साथ आपका GK GS और इंजीनियरिंग ड्राइंग फ्री में रहेगा। टोटल कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा। चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सर वीडियो अपलोड नहीं है, तो वीडियो कल आपका अपलोड सब कर दिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कुछ हमने बताया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है, लेकिन कल से आपका वीडियो सभी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो पिछली क्लासों की अगर हम सब बात करें तो पिछली क्लास में हम सब ने टूल्स, फायर एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ा। अब आज हम सब स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सिटी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहेंगे और इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबके बारे में हमको एक एक करके जानना है। जिसे हम कहते हैं मौलिक वैद्युतिकी। मौलिक वैद्युतिकी वैद्युतिकी मौलिक वैद्युतिकी हम बोलेंगे। अब इसके अंतर्गत हमें जानना क्या है, इसके अंतर्गत हम जानेंगे परमाणु क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, इन पे द्रव्यमान कितना होता है, इनका आवेश कितना होता है, इनकी खोज किसने की, सन में की थी, वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, करंट क्या होता है, EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इन सब में हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम सब स्टार्ट करेंगे कि जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में परमाणु का जो रोल है, कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये किससे मिलके बने हैं। तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वह टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सब यहाँ पर परमाणु कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो आपका दुनिया के जितने पदार्थ हैं वह किससे मिलके बने हैं। दुनिया के सभी पदार्थ, अगर हम मान ले हमारे पास पदार्थ एक जल है, जल के 10 कण हमने ले लिया है, 10 अणु ले लिए। अब ये जो पदार्थ जल है वह छोटे मतलब कई अणुओं से मिलके है। H2O को हम बोलेंगे यह एक अणु है, या इसका क्या है, एक अणु है। तो मतलब जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना है, अणुओं से। पदार्थ अणुओं से। अगर हम बात करें अणु किससे मिलके बने हैं, तो अणु जो मिलके बने हैं ये देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है। मतलब अणु मिले हैं तत्वों से मिलके बने। किससे मिलके बने हैं, तत्वों से। अब तत्व किससे मिलके बने हैं, तत्व किससे मिलके बने हैं, परमाणु से। तत्व किससे मिलके बने हैं, परमाणु से। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन एक है तत्व और एक ऑक्सीजन है, तत्व मिलके बने हैं आपके परमाणु से। और परमाणु किससे मिलके बना है, इसकी बात हम कर।
परमाणु कणों से मिलके बने होते, इससे मिलके बने होते कणों से। और कणों में क्या क्या आएगा आपका, अगर हम कणों की बात करें तो कणों में क्या क्या आएगा, तो परमाणु दो कणों से मिलके बना है। एक होता है आपका अस्थायी कण, एक होता है आपका अस्थायी कण, और एक होता है आपका स्थायी कण। अस्थायी कण और एक है आपका स्थायी कण। अगर हम सब बात करें स्थायी कण के अंतर्गत क्या क्या आएगा, स्थायी कण के अंतर्गत आपका पॉजिट्रॉन आएगा, पॉजिट्रॉन, स्थायी कण के अंतर्गत पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो आएगा, एंटी न्यूट्रिनो आएगा, एंटी न्यूट्रिनो आएगा, और मेसान आएगा। और क्या आएगा, मेसान आएगा। स्थायी कण का दूसरा नाम है मूल कण। स्थायी कण को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं मूल कण। स्थायी कण का जो दूसरा नाम है उसका नाम है मूल कण, या इसे हम मूल कण भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल कण, कण। अब मूल कण किससे मिलके बने हैं, ये भी पता रहे, कण किससे मिलके बने हैं। ये बना होता है इलेक्ट्रॉन। कण किससे मिलके, मूल कण कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बात हो गई। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जानेंगे अभी, कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये किससे मिलके बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है ये क्वार्क से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं, क्वार्क से। और क्वार्क होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अपक्वार्क, एक होता है अपक्वार्क, और एक होता है आपका डाउन क्वार्क। एक अपक्वार्क और एक है आपका डाउन क्वार्क। अगर हम बात करें अपक्वार्क की, तो अपक्वार्क पर जो आवेश होता है, इस पर आवेश का मान जान लीजिए। आवेश पूछता है, इस पर आवेश होता है +2/3 ई कूलाम का आवेश होता है। अगर इस पर हम आवेश करें डाउन क्वार्क पर, तो डाउन क्वार्क पर जो आवेश होता है -2/3 ई कूलाम होता है। सबका मात्रक किसमें रहेगा, कूलाम में रहेगा। सबका मात्रक किसमें रहेगा, कूलाम में। अप क्वार्क पर आवेश कितना होता है, +2/3 ई, और डाउन क्वार्क पे होता है -2/3, 1/3 ई कूलाम का आवेश होता है। अब बात ये पूछ सकता है कि एक प्रोटॉन अगर बनाना है या एक इलेक्ट्रॉन बनाना है तो कितने अप क्वार्क कितने डाउन क्वार्क की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमको एक प्रोटॉन बनाना है, एक प्रोटॉन बनाना है तो कितने अप क्वार्क कितने डाउन क्वार्क होंगे। तो हम यहाँ पे एक प्रोटॉन बनाने के लिए दो लेते हैं अप क्वार्क, दो लेते हैं अप क्वार्क, और प्लस एक लेते हैं डाउन क्वार्क। यहाँ पे देख ले इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। तो अगर अप क्वार्क, रुके रहिए भाई थोड़ा सा, यहाँ पे पहले फार्मूला दिखा दें आपको, फिर आपको बताते हैं, नहीं तो इनको फार्मूला बना दें। अब यहाँ पे आप सभी को पता है, पहले यहाँ पे जान लीजिए एक चीज और, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e का, प्रोटॉन पे आवेश होता है +e का, और न्यूट्रॉन पे आवेश होता है 0। ये आपको पता रहे। अगर हमको एक प्रोटॉन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं, आपको पता है कि अप क्वार्क के पास है 2/3 ई कूलाम है। ठीक, अब इसमें आप जोड़ना है डाउन क्वार्क, जोड़ने पे एक आना चाहिए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, एक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अप क्वार्क है उसको 2 लेते हैं, और एक ले लेते हैं -1/3 ई कूलाम होता है डाउन क्वार्क।
इसको ले लेंगे और हल करेंगे, ये आएगा इसका माइनस ई आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं भाई प्रोटॉन आएगा, प्लस ई आएगा, प्लस में से 4 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब बात ये बताई जा रही है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने अपक्वार्क हैं, तो हम कहेंगे 2 अपक्वार्क। क्या है, 2 अपक्वार्क। 2 आपके पास क्या है, अपक्वार्क। और कितने डाउन क्वार्क हैं, एक आपका डाउन क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क मिलके बनाएंगे क्या, आपका एक प्रोटॉन बनाएंगे। एक प्रोटॉन बनाने में आपको आवश्यकता पड़ेगी, वह होगी 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन बनाना है, अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन बनाना है कि एक इलेक्ट्रॉन बनाने में कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क की आवश्यकता पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2/3 आपका ई अप क्वार्क है। अब ये माइनस में आना चाहिए, तो माइनस आने का मतलब वो आपका बड़ा रहे, ये छोटा, तो एक हम ले लेंगे अप क्वार्क, प्लस हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे डाउन क्वार्क, -1/3 ई। ये आपका यहाँ पे बचेगा भाई, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो आपका हल करोगे तो ये माइनस ई आएगा, मतलब आपका एक क्या लगेगा, अप क्वार्क, एक क्या रहेगा अप क्वार्क, और प्लस 5 क्या रहेगा डाउन क्वार्क। 5 डाउन क्वार्क मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। क्लियर बात। अब यहाँ पे बात हो गई हमारी अप क्वार्क और डाउन क्वार्क कैसे बनते हैं। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क कैसे बनते हैं, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क से मिलके बने हैं, कि हम सब बातें कर रहे हैं। बातें हो गई। अब बात करनी है न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन कैसे बनेगा, एक न्यूट्रॉन बनाना है। अगर हमें एक न्यूट्रॉन बनाना हो, न्यूट्रॉन मतलब 0 आवेश आना चाहिए, दोनों को हल करने पे 0 आए, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक ले लेंगे। यहाँ पे 0 मतलब दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक आप ले लीजिए अप क्वार्क, एक क्या ले लीजिए अप क्वार्क, और 2 ले लीजिए डाउन क्वार्क, प्लस 2 क्या ले लीजिए डाउन क्वार्क। 2 डाउन क्वार्क अगर मिल जाएंगे तो बना देंगे ये क्या, एक न्यूट्रॉन। कैसे, एक अप क्वार्क मतलब 2/3 ई, प्लस 2 डाउन क्वार्क मतलब 2 - 1/3 ई, क्या हो जाएगा, यह हल करोगे तो ये भी 2 ये भी 2 कट के कितना आ जाएगा 0। ये सदा आपको याद रहे, अगर एक न्यूट्रॉन बनाना है तो न्यूट्रॉन बनाने के लिए हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क को लेंगे। इस प्रकार आपको पता रहना चाहिए। थोड़ी सी बातें हो गई। अब बातें हम करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि परमाणु 2 भागों से मिलके बना होता है। परमाणु कितने भागों से मिलके बने होते हैं, 2 भाग। और 2 भाग कौन कौन है, एक जो अंदर का दिख रहा है उसे हम कहते हैं नाभिक, तो अंदर दिख रहा है इसे नाभिक, और ये जो बाहर का टोटल है इसे हम कह रहे हैं परमाणु। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या पूछ सकता है। नाभिक की जो त्रिज्या है वो हम सब बात करेंगे, यह होता है 10⁻⁻15 मीटर के, या इसी को हम कहते हैं एक फर्मी, एक फर्मी कहेंगे, या इसी को हम एक फर्मी कहेंगे। तो नाभिक की जो त्रिज्या है वह एक फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगर हम यहाँ पे एक बात और कर लें, नाभिक की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे अगर नाभिक के खोज के बारे में बात करें, नाभिक का जो खोज किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने।
1911 में, 1911 में किए थे रदरफोर्ड ने इसकी खोज। अब अगर हम बात करें परमाणु, तो परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु की त्रिज्या की बात की जाएगी। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर परमाणु की त्रिज्या होगी तो आपको पता है 10 घाते माइनस ये 10 मीटर होता, जिसे हम कहते हैं एंगस्ट्रांग। एक एंगस्ट्रांग इसकी क्या होती, त्रिज्या होती। ये बात हो गई किसके बारे में, परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की जो त्रिज्या है वह आपको क्लियर हो गया, 10 घाते माइनस 10 मीटर या एक एंगस्ट्रांग होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। पहले तो हम बात कर ले, यहाँ पे प्रोटॉन के ही बारे में बात की जा रही। चलिए, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये जानना है। तो नेक्स्ट हमारा है प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में आइए जानकारी देखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, नाभिक में। और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की कुछ खास बातें जानेंगे। सबसे पहली खास बात ये होगी कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। इस पर आवेश कितना होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है। क्या होगा, धनात्मक, जिसको हम दिखाते हैं किससे भाई, प्लस भी से। क्या कहेंगे, प्लस ई से दिखाते हैं। बात हो गई। अगर इस पे हम बात करें इसका द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पे द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन पे जो द्रव्यमान होता है वह है आपका 1.6748 इंटू 10 की पावर -27 kg हो। अगर हम बात करें इसका खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन को श्रेय जाता है। किसको जाता है, गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसी के साथ न्यूट्रॉन के बारे में। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का पहले आएगा खोज किसने किया था, यही बात की जाएगी। भाई न्यूट्रॉन, पहले आवेश की बात कर लें। पहले न्यूट्रॉन पे हम आवेश की बात करेंगे। ये तो हो गया है आपका न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है आपका न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे पहले हम आवेश की बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आप सभी को पता है न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, आवेश शून्य होता है। आवेश इस पे क्या होगा, शून्य। न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वह क्या होगा, शून्य होगा। जिसे बोलते हैं विद्युत उदासीन। क्या बोलेंगे, विद्युत उदासीन बोले, विद्युत उदासीन। अगर हम बात करें इस पर द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान कितना होता है। द्रव्यमान की हम बात करें तो द्रव्यमान इस पे होता है 1.67 पूरे, सॉरी और मान लिख लीजिए 672। यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे डाउट रहता है सभी को, तो वो डाउट आपको क्लियर कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटॉन वाले में यहाँ 2 5 कर लेना, यहाँ पे 2 5 रहता है। प्रोटॉन वाले में यहाँ पे 2 5 कर लो और यहाँ पे आप 4 8 कर लो। यहाँ पे क्या रहेगा, 4 8 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। अगर हम बात करें इसका खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज चैडविक ने की। किसने की थी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो पहले हम क्या काम करें, इन सबको एक साइड कर लें, फिर और भी कॉन्सेप्ट हमको क्या करने हैं।
x। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो बाहरी कक्षा में देख रहे हैं ई, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये आपके क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पर भी हम कुछ बातें करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, और खोज किसने किया था। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इस पे पहले आवेश के बारे में। इसके बारे में आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश सभी को बताया गया, पता भी है कि ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। अगर हम बात करें, जिसको हम दिखाते हैं -e से, अगर हम बात करें इसके द्रव्यमान की, इस पर कितना द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बात करें तो 9.11 आता है, 9.11 गुणे 10⁻−31 kg के बराबर होता है। अब इसके खोज की बात कर लें, चैडविक ने किया था। किसने किया था, खोज चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की चैडविक ने किया था। ये तो बातें हो गई हमारी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होते हैं, प्रोटॉन। दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। अगर हम परमाणु के द्रव्यमान की बात करें, परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, परमाणु जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपकी बात हो गई किसके बारे में, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु जो द्रव्यमान है वह है आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। बातें हो गई परमाणु द्रव्यमान की। अब यहाँ पे कुछ बातें हमको और करनी है। जैसे यहाँ पे पूछ ले सबसे भारी कण कौन है, सबसे भारी कण, परमाणु में भारी कणों का सीक्वेंस पूछता है। भारी कण, तो भारी कण क्या होता है आपका, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा भारी होता है। द्रव्यमान देख लो, न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा है, न्यूट्रॉन पहले होगा, फिर उससे छोटा प्रोटॉन होगा, उससे छोटा है आपका इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इनके सीक्वेंस की बात करें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। हल्का सबसे कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रोटॉन द्रव्यमान अपान इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का वैल्यू पूछता है। तो 1837
या लगभग में ये 1840 हम लिखते हैं, याद रहे 1837 या तो फिर 1800 क्या होगा 40 होता है। एमपी का मतलब प्रोटॉन द्रव्यमान, यहाँ पे जो एमपी है, एमपी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान है। इसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। एमपी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एमई का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एमई का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये बात हो गई। और कभी कभी ये पूछता है कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो परमाणु के प्रत्येक कक्षा में, ये जो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे का मान कितना होगा, यह होता है आपका 2n²। ये याद रहे, जहां अगर हम n की बात करें, n को बोलेंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश। n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सॉरी n का मतलब एक कक्षा है। n का मतलब यहाँ क्या है, एक कक्षा है। n किसको बता रहा है, कक्षा को, कक्षाओं की संख्या को बता रहा है, कक्षा की संख्या को बता रहा है n। अब यहाँ पे ये बात हो गई कि भाई कितनी संख्या होती है, 2n²। जैसे पहला रखा तो 1 रखोगे 2, दूसरे में आ जाएगा 8, तीसरे में ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर लिए परमाणु के बारे में। और परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो परमाणु विद्युत क्या होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, विद्युत उदासीन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए वो विद्युत उदासीन होगा। क्लियर बात। इतनी कहानी हमारी हो गई किसके बारे में, परमाणु कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हमें बात ये करना है कि चार्ज क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं। चार्ज या आवेश क्या होता है, क्या आवेश कोई कण है, क्या आवेश कोई वस्तु है, इसके बारे में हमको जानना है। तो चलिए अब हम जानते हैं आवेश के बारे में। इसके बारे में, आवेश के बारे में। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करें, आप लोग जब बाल सूखे रहे तो कंघा ले लें, कंघा से बालों को रगड़ें। तो कंघा के बालों को जब रगड़ेंगे तो कंघा को बाल के पास लगे तो बाल आकर्षित होता है। आकर्षित होने का मतलब यह है उसके अंदर वैद्युत गुण आ जाता है। वही जो वैद्युत गुण आ रहा है उसी को आवेश कहते हैं। तो आवेश एक प्रकार का प्रभाव है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तो आवेश न तो कोई कण है न तो वस्तु है, आवेश एक क्या है, प्रभाव है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो आवेश है, आवेश एक क्या है, प्रभाव है। आवेश एक क्या है, प्रभाव है। चार्ज, चार्ज का हिंदी नाम क्या है भाई, आवेश है। चार्ज का हिंदी नाम क्या है, आवेश। अब आवेश बताया जा रहा है, आवेश न तो कण है, न तो वस्तु है, न तो पदार्थ है, आवेश एक प्रभाव है। आवेश एक क्या है, प्रभाव है। आवेश एक प्रभाव है, आवेश एक प्रभाव है, प्रभाव है जिससे वस्तुओं के बीच, जिससे वस्तुओं के बीच क्या होगा, आकर्षण गुण उत्पन्न होता है। वस्तुओं के बीच आकर्षण गुण उत्पन्न होता है, आकर्षण गुण उत्पन्न होता है। या कहीं पर अगर आवेश रुका है तो उसके चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जैसे यहाँ पे डायग्राम में है।
जैसे ये आवेश है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो उसके चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अगर इसके एरिया में कोई अन्य आवेश आएगा तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, अर्थात आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर आवेश गति करने लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो हम कहेंगे कि आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वही आपका क्या होगा, आवेश कहलाएगा। और सभी को पता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अगर हम बात करें, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं ये आप बताएंगे। बताइए भाई। आवेश आपको सभी को पता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसे हम कहते हैं धनात्मक आवेश। और एक होता है आपका निगेटिव चार्ज। क्या होगा? निगेटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश। क्या बोलेंगे भाई? ऋणात्मक आवेश बोलेंगे। क्लियर बात हो गई। इसे हम बोलेंगे 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज होते हैं। अब बात आती है कि आवेश की मात्रक क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आवेश का मात्रक या यूनिट क्या होगा। आवेश का मात्रक या यूनिट क्या होता है, ये जानना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आवेश का मात्रक बताओ। आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक मतलब यूनिट। तो आवेश का एक एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होता है, एमकेएस या एसआई पद्धति में। एसआई में अगर हम आवेश के मात्रक की बात करें, पहला हम बात कर रहे हैं एसआई में आवेश का जो मात्रक होगा, एसआई में मात्रक क्या होता है? कूलाम या एम्पियर सेकेंड बोलेंगे। कूलाम या इसी को हम बोलते हैं एम्पियर सेकेंड। कूलाम या एम्पियर सेकेंड के नाम से भी हम जानते हैं। कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें सीजीएस में, इसमें बात करें सीजीएस में, दूसरा सीजीएस में जान लीजिए सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीग्राम सेकेंड में इसका मात्रक क्या होगा? इसके सेंटीग्राम सेकेंड में कई मात्रक हैं। पहला हम कहते हैं स्टेट कूलाम। पहला है आपका स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या इसी को हम बोलेंगे ESU या फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक। एक कूलाम में 3 × 10⁻⁻⁹ ESU होता है। एक कूलाम में कितना ESU होता है? 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। ये याद रहे।
अब तीसरी जो यूनिट है वह है आपका EMU। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं। तीसरा क्या है भाई? अगला है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यह होता है एक कुलाम बराबर 1/10 EMU होता है। ये भी आपको पता रहे, एक कुलाम में कितने EMU रहेगा? 1/10 EMU के बराबर होता है। अब चौथी हम बात करेंगे फैराडे। चौथा आवेश का मात्रक जो होता है वह होता है फैराडे। फैराडे भी आवेश का मात्रक है। एक फैराडे बराबर, अगर हम बात करें, एक फैराडे बराबर आपका होता है 96,500, किसी में देता है 500 या कहीं 96,486 भी लिख के आता है। तो फैराडे किसका यूनिट है? ये क्या होता है? कुलाम के बराबर होगा। इतना क्या होगा? कुलाम। एक फैराडे में 96,500 कुलाम या 96,486 कुलाम होता है। इतनी बात हो गई हमारी आवेश के बारे में। तो आवेश का मात्रक कुलाम या एम्पियर सेकेंड होगा। सीजीएस पद्धति में स्टेट कुलाम या ESU या फ्रैंकलिन होगा। एक कुलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है। ESU का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर ESU का फुल फॉर्म हम लिखें, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप सब पूछेंगे। ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का पूरा नाम लिख लें। ESU बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का पूरा नाम है। ये बात हो गई हमारी आवेश के बारे में। तो यहाँ हमने जाना परमाणु के बारे में, हमने जाना यहाँ पे चार्ज के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि किसी वस्तु पर कितना आवेश आ सकता है, कब कोई वस्तु पॉजिटिव होगा, कब कोई वस्तु निगेटिव होगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को जैसा कि बताया गया कि भाई हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि मात्र आपको दिख रहा है 499 रुपये में है। ये प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मध्य प्रदेश के लिए है। तो आप सभी लोग इस सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और लाइक करें, जिससे मैक्सिमम लोग इस सेशन को जानें और इस क्लास से जुड़ पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए।